एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशंस में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 4 जिसका अनवान है तहरीर की मुख्तलिफ इकसाम, जिसमें हम आज यूनिट 13 और यूनिट 14 को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 13 का अनवान है राइटिंग रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्टिंग लिखना। हमारे इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम इस यूनिट का थोड़ा वार्म अप करेंगे, फिर हम बात करेंगे रिपोर्ट लिखने के मराहिल, रिपोर्ट्स की इकसाम, वाकया हादसा की इतला। उसके बाद हम बात करेंगे कारोबारी रिपोर्ट्स, तवील और मुख्तसर रिपोर्ट्स, पढ़ना, जुबान के निकात, ग्रामर, तहरीर और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस यूनिट के मकासद पर। इस यूनिट में हम देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से लिखी जाती है, यानी रिपोर्ट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, और रिपोर्ट्स के मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं और उनमें क्या फ़र्क है, वो भी हम इस यूनिट में देखेंगे। और हम बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ इकसाम है रिपोर्ट्स के, उनकी क्या खसूसियात हैं, वो भी हम देखेंगे। और हम ये जानेंगे कि लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट में क्या फ़र्क है, उनकी क्या फीचर्स हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि शॉर्ट रिपोर्ट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, उसका कैसा स्ट्रक्चर है और उनके क्या अनासर हैं। शॉर्ट रिपोर्ट्स के कौन कौन से अनासर हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और हम देखेंगे कि लॉन्ग रिपोर्ट्स किस तरह से लिखे जाते हैं और लॉन्ग रिपोर्ट्स के अनासर क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आ जाते हैं हम वार्म अप पे, यानी एक एक्टिविटी है। इसमें हमें 2 एक्सर्प्ट्स दिए गए हैं, जिसमें हमें देखना है कि दोनों एक्सर्प्ट्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहला, द massive floods that swept Chennai, Kanchipuram and other districts in the December 2015 were due to failure of various state government agencies to had the recommendation of the expert committees on the flood mitigation, check dam building and other measures, said a CAG report. और उसके बाद दूसरा, यानी उसका एक नेक्स्ट पोर्शन है। One of the key reservoir storing water from Chennai city, the Chembarambakam reservoir, were not operated on a fully capacity, said the report. An abrupt and uncontained release of the water from the Chembarambakaram reservoir contributed to the massive disaster. Imprudent and injudicious action by tank in charge warrants detailed inquiry, the reporter said. The Economic Times, December 2015 का है ये रिपोर्ट, ये एक्सेप्ट वहां से लिया गया। और एक्सेप्ट 2 हम देखेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली presents the general budget 2018 to 19 in parliament on Thursday. As he rose to present the budget for the financial year, he said, Indian economy has performed very well since our government took over in May 2014. India achieved an average growth of 7.5% in the first 3 years of our government. Indian economy is now a $2.5 trillion economy, 7th largest in the world. India is expected to become the 5th largest economy very soon. On purchasing power parity (PPP) basis, we are already 3rd largest economy. ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है फरवरी 2018 में। तो दोनों एक्सेप्ट में अगर हम देखेंगे इनमें क्या फ़र्क है। जो एक्सेप्ट 1 है ये न्यूज़पेपर से लिया गया है, यानी एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा है। और एक्सेप्ट 2 जो है ये एक रिपोर्ट है, यानी स्पीच जो डिलीवर की है एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो इसमें अगर हम देखेंगे इनमें बहुत डिफरेंस है, दोनों एक्सेप्ट में डिफरेंस है, वर्ड्स के बेसिस पे, फ्रेजेस के बेसिस पे, और टॉपिक का जो फोकस है
उसमें भी डिफरेंस है। अब देखते हैं कि दोनों एक्सेप्ट्स में जो फ़र्क है वो किस बेसिस पे है, वो यानी वर्ड्स पे, फ्रेजेस पे, वोकैबुलरी के बेसिस पे, और जो टॉपिक का जो गोल है, फोकस जो है दोनों टॉपिक्स, दोनों एक्सेप्ट्स में वो डिफरेंट है। यानी ये दोनों रिपोर्ट जो हैं दोनों मुख्तलिफ रिपोर्ट से लिए गए हैं। अगर हम देखते हैं कि रिपोर्ट्स हम किसको कहेंगे, रिपोर्ट यानी ये एक तंजीमी हकाइक पर मबनी एक मालूमात की मरूज़ी पेशकश है, और जिसमें मुनज़्ज़म का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मुनज़्ज़म यानी इंफॉर्मेशन, यानी मालूमात को किस तरह से उसको मुनज़्ज़म करना है और उसको किस तरह से लिखा जाता है, यानी क्लियरली उसको लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर, फॉर्मेट जो है उसका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। और इसमें यानी रिपोर्ट में राइटर जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ज़ाती एहसासात का अ, उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए जब भी रिपोर्ट लिखा जाता है। तो इन सब बातों का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है जब भी रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। यानी इसमें पर्सनल फीलिंग्स, यानी जिसको हम ज़ाती एहसासात कहते हैं, तो उसमें उनका अ, यानी पर्सनल फीलिंग्स जो है उनका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में। और उसमें जितना भी राइटर ऑब्जेक्टिव होगा उतना ही बेहतर रहता है। और रिपोर्ट में जो राइटर है वो इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है, दूसरों तक बात पहुंचाता है। यानी वो इवेंट को एक्सप्लेन करता है, जैसे हमने एक्सेप्ट वन में देखा, ए एक्सेप्ट में देखा हमने कि एक इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है जो एक न्यूज़पेपर से लिया गया है। और उसमें राइटर जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बता सकता है, लेकिन वो जब पर्सनल रिपोर्ट जब वो रिपोर्ट लिखता है, इवेंट को एक्सप्लेन करता है, उनमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिखा जाता है। और इसमें ओपिनियन, रिपोर्टर जो है वो ओपिनियन भी अपनी देता है, और लेकिन ओपिनियन जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, फैक्चुअल एविडेंस के बेसिस पे लिखी जाती हैं। या न्यूज़ स्टोरीज़ हैं, टिपिकल रिपोर्ट्स हैं, इनमें साइंटिफिक आर्टिकल्स भी शामिल हैं, रिसर्च पेपर्स भी शामिल हैं, सर्वे रिपोर्ट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, ये सब जो है ये रिपोर्ट्स के इकसाम हैं। अब हम देखते हैं रिपोर्ट लिखने के मराहिल, यानी जो स्टेजेस होते हैं रिपोर्ट राइटिंग की, वो कितनी स्टेजेस हैं। अब रिपोर्ट कैसा लिखा है, कैसे लिखा जाता है, उनके स्टेप्स कौन-कौन से हैं, मराहिल कौन-कौन से हैं, और किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग जो है, जो मुख्तलिफ इकसाम है रिपोर्ट राइटिंग के, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से उनमें फ़र्क है, वो डिफ़र किस तरह से हो रहे हैं, उन पे भी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन एक जब एक राइटर जो है जब वो रिपोर्ट राइटिंग लिखता है, वो पहले प्लान करता है, उसके बाद रिपोर्ट लिखना शुरू करता है। और रिपोर्ट लिखने के 3 मराहिल हैं, यूजुअली यानी जनरली इसके 3 मराहिल हैं। तो सबसे पहला मराहिल जो है, इसमें जो राइटर है वो पहले सवाल खुद से पूछता है, यानी कुछ सवालों का जवाब ढूँढता है, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग लिखना शुरू करता है। यानी हु इज़ इट फॉर, किसके लिए ये रिपोर्ट लिखा जा रहा है, और इसका क्या पर्पज़ है, राइटिंग का क्या पर्पज़ है, अगर रिपोर्ट लिखा जा रहा है तो उसका क्या पर्पज़ है, और ये कौन-सी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना चाहता है, और ऑडियंस पे कैसा असर पड़ेगा जब राइटर जो है उस रिपोर्ट को लिखेगा। तो इन सब पहले वाले मरहले में इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। और उसके बाद जो मरहला 2 है, मरहला 2 में जितनी भी मालूमात है उसको हासिल करना है, और मुख्तलिफ सोर्सेस का इस्तेमाल करके उनको हासिल करना है, और बहुत सारे सोर्सेस को पढ़ना है और उनको नोट डाउन करना है, क्योंकि जितने भी अगर हम बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं तो मुश्किल होता है इनको उन सब
पूरी इन्फॉर्मेशन को याद रखना, तो इसीलिए बेहतर रहता है कि जब एक राइटर जो है वो रिपोर्ट राइटिंग में उन सोर्सेस से जब इन्फॉर्मेशन हासिल करता है उनको लिखने की कोशिश करता है, यानी उनको नोट बनाने की कोशिश करता है। और उसके बाद तीसरा मरहला जो है, यानी तीसरी स्टेज जो है, उसमें राइटर जो है वो ड्राफ्ट बनाता है, यानी आउटलाइन बनाता है, रिपोर्ट का आउटलाइन बनाता है, जिससे एक आसाइश होती है लिखने में कि कौन-कौन से स्टेप्स के किस तरह से फॉलो करना है, कौन-कौन से आइडियाज़ कहाँ पर एक्सप्रेस करने हैं, तो वो सब आउटलाइन से ही मदद मिलती है। अब हम देखते हैं कि अब हमने जाना कि रिपोर्ट जो है वो क्या है, उस हिस्से जो हैं वो कितने हैं, यानी 3 मरहले हमने देखे। अब हम देखेंगे इनमें 3 हिस्से जो हैं रिपोर्ट राइटिंग में वो कौन से हैं। रिपोर्ट राइटिंग के जो 3 हिस्से हैं वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन जो है इसमें स्टेट और सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी पर्पस लिखा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस और किस बारे में रिपोर्ट लिखा जाता है, वो सब इंट्रोडक्शन में उसको डिस्कस किया जाता है। और इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी लिखी जाती है, यानी इस रिपोर्ट की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, वो भी कभी कभार राइटर जो है वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करता है, वो सब इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाता है। और उसके बाद बॉडी ऑफ रिपोर्ट, यानी बॉडी में एक डिटेल में जो सब्जेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ सब्जेक्ट जो है उसको डिटेल में लिखा जाता है, उसको ऑर्गेनाइज मैनर में उसको पेश किया जाता है। और जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी में लिखी जाती है उसको फिगर्स के साथ, टेबल्स के साथ, ग्राफ्स, चार्ट्स के साथ उनको सपोर्ट किया जाता है, यानी इनमें सब जो ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स वो सब जो है वो बॉडी में हम इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद आखिरी मराहिल जो है, आखिरी यानी हिस्सा जो है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में पूरा समराइज किया जाता है, उनको शॉर्ट में लिखा जाता है जो भी ऑलरेडी पहले इंट्रोडक्शन और बॉडी में डिस्कस किया हुआ होता है, या जो पर्पस ऑफ रिपोर्ट जो है वो भी उसको रिजल्ट के साथ उसको पेश किया जाता है। लेकिन पहले समराइज किया जाता है, उसके बाद उनको कंक्लूड किया जाता है और सजेशन के साथ, रिकमेंडेशन के साथ उसको कंक्लूड किया जाता है। यानी 3 हिस्से हैं कि रिपोर्ट राइटिंग के, अम, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फायर एक्सीडेंट, जैसे कहीं पर फायर एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगी कि अ मेजर फायर एक्सीडेंट टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली या कहीं और जगह, तो वो इसकी इंट्रोडक्शन रहेगी। उसके बाद बॉडी में एग्जैक्ट टाइम लिखा जाएगा, एग्जैक्ट प्लेस लिखा जाएगा और कॉज लिखा जाएगा, वजह जो है एक्सीडेंट होने का, क्या क्या वजूहात हैं वो भी लिखा जाएगा बॉडी में। कैजुअलिटीज़ के बारे में लिखा जाएगा, लॉस, जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है उसके बारे में भी लिखा जाएगा, और रीजंस यानी वजूहात क्या हैं, आग लगने की वजूहात क्या है, वो भी बॉडी में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और उसके बाद कंक्लूजन में प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, यानी किस तरह से ऐसे हादसात से किस तरह से बचे और कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, वो सब हम कंक्लूजन वाले पार्ट में लिखते हैं। अब हम आते हैं रिपोर्ट्स की इकसाम, यानी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जो है वो क्या है। रिपोर्ट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इन टाइप्स में यानी इन इकसाम में कोई भी एक क्लासिफिकेशन नहीं है। इनमें कोई रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं है। जो ये कॉमन टाइप्स माने जाते हैं रिपोर्ट के, जैसे इकात यानी इवेंट्स, मीटिंग्स एंड स्पीच, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स, ये सब जो है ये कॉमन, यानी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, यानी इस तरह से ये एक जनरल इकसाम है रिपोर्ट राइटिंग के। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवेंट्स यानी वाक़यात। वाक़यात को हम देखेंगे की रिपोर्ट राइटिंग कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। वाक़यात वाले रिपोर्ट में इसमें एक्सीडेंट जो है, इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो, उसके बारे में लिखा जाता है।
और उन इक्विपमेंट्स के बारे में लिखा जाता है जो एक फेलियर का एक वो जो वजह है, यानी एक्सीडेंट होने का एक वजह है, उसको लिखा जाता है पूरे रिपोर्ट जो है इवेंट वाले रिपोर्ट में। उन सबको एक्सप्लेन किया जाता है, उसके कॉजेज़ लिखे जाते हैं, यानी एक्सीडेंट होने के वजूहात जो हैं, उनको लिखा जाता है। और उसके बाद उन नेसेसरी स्टेप्स को लिखा जाता है जो बहुत ही ज़रूरी हैं ऐसे इस तरह के एक्सीडेंट, इस तरह के इंसिडेंट्स को बचाने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है, यानी प्रिकॉशंस लेने की जो ज़रूरत है, उनको स्टेप्स में लिखा जाता है जब इस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है, इस तरह की रिपोर्ट लिखे जाते हैं। जब राइटर इस तरीके की रिपोर्ट लिखता है, यानी इवेंट वाले रिपोर्ट लिखते हैं, इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखता है, यूजुअली हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो इस तरीके की रिपोर्ट लिखता है, या जब लॉ इंक्वायरी होती है तब इस तरीके के इंसिडेंट वाले रिपोर्ट में ऐसा वाला स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होता है, यानी जिसमें कॉजेज लिखे जाते हैं, जिसमें रीजंस लिखे जाते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ उसको लिखा जाता है कि किस वजूहात के साथ कब कहाँ कैसे ये हादसा जो है ये पेश आया, उनके बारे में लिखा जाता है। और जब राइटर जो है इस वाक़यात के बारे में लिखता है, तब राइटर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहने की बहुत ही ज़रूरत होती है, एक्यूरेट रहने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो पूरा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यानी जब तक ना राइटर वेल प्रिपेयर्ड हो, तब तक इस तरीके की रिपोर्टिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि इसमें कोई पर्सनल जो है पर्सनल फीलिंग्स या ज़ाती एहसासात इसमें जो है वो इन पे इन्फ्लुएंस ना करे, तो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जो दूसरा है, यानी जलसे और तकारीर, यानी रिपोर्ट्स जो हम लिखते हैं मीटिंग्स के बारे में, यानी जलसे के बारे में या स्पीच के बारे में जब हम रिपोर्टिंग लिखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे मीटिंग्स में, यानी जलसे में हम किस तरीके की रिपोर्टिंग लिखते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन जो है, यानी मालूमात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ होनी चाहिए, प्रिसाइज़ होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिखा जाता है। जब इस तरीके की रिपोर्टिंग की जाती है, यानी जलसे वाली रिपोर्टिंग की जाती है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिखा जाता है। उसके बाद वेन्यू, टाइम, यानी मीटिंग का वक़्त क्या है और कहाँ पर ये मीटिंग हेल्ड हुई है, उसके बारे में लिखा जाता है। और उसके बाद एजेंडा या प्रोग्राम जो है, वो इस मीटिंग का क्या था, उसको लिखा जाता है। और उसके बाद एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखी जाती है ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में। तो ये एक स्ट्रक्चर है मीटिंग वाले रिपोर्ट का, एक स्ट्रक्चर इस तरह से फॉलो होता है, यानी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वेन्यू या टाइम, और तीसरा जो है वो एजेंडा या प्रोग्राम, और चौथा जो है वो एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके अलावा रिपोर्ट यानी मीटिंग वाले रिपोर्ट में पार्टिसिपेंट्स के नाम लिखे जाते हैं, या जो इम्पोर्टेंट स्पीच है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको लिखा जाता है, या कभी-कभार कोर्ट्स में भी जो स्पीच होती है उसको लिखा जाता है। यानी एक राइटर को बहुत ही अ, चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, यानी इसमें एडिक्वेट आइडेंटिफ़िकेशन होनी चाहिए स्पीकर की। इसमें पूरा दिखाना है कि जो ऑकेज़न ऑफ स्पीच है वो क्या थी, या एग्ज़ैक्ट टाइम और एग्ज़ैक्ट प्लेस जो है मीटिंग की, वो पूरा उसका ख़्याल रखना है, पूरा एग्ज़ैक्टली उसको लिखना है। और स्पीच का टाइटल जो है उसका ख़्याल रखना है। और उसके बाद इंटरव्यूज़ में रिपोर्टिंग किस तरह से लिखी जाती है, उसकी उस पे रिपोर्ट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। इंटरव्यूज़ में सबसे पहले राइटर को आइडेंटिफ़ाई करना है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, यानी इंटरव्यू के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या हैं। इसमें रिपोर्ट जो है, रिपोर्टर वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को एक हुक बनाता है जब वो रिपोर्ट राइटिंग करता है। तो यानी इस तरीके की राइटिंग करता है, यानी इंटरव्यूज़ को एक इंटरव्यू की रिपोर्टिंग करता है। तो मेन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, उनको एक हुक बनाता है, यानी उनका एक लीडिंग पार्ट जो है, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट से ही बनता है। तो लीडिंग पोर्शन के बाद मेन बॉडी जो है इंटरव्यू की आ जाती है,
यानी मेन बॉडी में पूरा डिस्कस किया जाता है, जो भी इंटरव्यूवी ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उनको एलैबोरेट किया जाता है। उसके उसके बाद इस स्पीच को कंटिन्यू करके उसको कंक्लूड किया जाता है। कभी कभार इसमें हम कोटेड फॉर्म में भी हम इंटरव्यू का की जो स्पीच है उसको कोटेड फॉर्म में भी रखा जाता है, यानी इस तरीके के रिपोर्ट्स में। उसके बाद एक्सपेरिमेंट टाइप वाले रिपोर्ट्स जो है, एक्सपेरिमेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले उनका सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद अपैरेटस या बाकी मटेरियल जो इस्तेमाल हुए हैं इस एक्सपेरिमेंट में वो देखा जाता है, उनको लिखा जाता है। उसके बाद प्रोसीजर यानी जिस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हुआ है उनको देखा जाता है, उनको लिखा जाता है। और उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसके बाद वो फॉलो करती है और लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है। और कुछ डायग्राम्स हो या ग्राफ्स हो या ड्राइंग्स हो वो कंक्लूजन के बाद शामिल करते हैं। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रहता है एक्सपेरिमेंट वाले रिपोर्ट की। तो एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट जो है इसमें अपैरेट्स का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, यानी जो भी सब्जेक्ट ने जिन अपैरेट्स का इस्तेमाल किया या जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया उसको रिपोर्टिंग में शामिल करता है। और किस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुई है, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो हो चुके हैं, उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कौन कौन से किन स्टेप्स में जो है ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उन स्टेप्स को पूरा लिखना पड़ता है, सीक्वेंस में उन स्टेप्स को लिखा जाता है। और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस लिखी जाती हैं और लास्ट में एक्सपेरिमेंट के इंटरप्रिटेशंस कंक्लूजन उसको लिखा जाता है। तो पूरा लेकिन इसमें पैशवाइज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें राइटर को ऑब्जेक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है और एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादा इसमें पैशवाइज का इस्तेमाल होता है, यानी पैशु वॉइस में इसको लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल इसमें बहुत कम होता है एक्सपेरिमेंट वाली रिपोर्ट में। और उसमें इलस्ट्रेशंस के साथ, इलस्ट्रेशन को ड्राइंग के साथ दी जाती है, ड्राइंग से मिलती है इलस्ट्रेशंस या ग्राफिक्स के साथ, टेबल्स के साथ एक इलस्ट्रेशन मिलती है। यानी एक क्लियर आइडिया होता है, क्लियर आइडिया मिलता है रीडर को कि कौन से स्टेप्स किस तरह से क्या फॉलो हो चुका है एक्सपेरिमेंट के दौरान। और उसके बाद बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट जो है ये यूजुअली कंपनीज लिखते हैं, यानी कंपनीज के लिए लिखा जाता है इस तरीके की रिपोर्ट, जहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी कंपनी के बेसिस पे कंपनी की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है। या इसमें राइटर को बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है, इसमें कोई पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इन्फ्लुएंस जो है उसका वो नहीं पड़ना चाहिए इस तरीके के रिपोर्ट्स में। और उसमें बिजनेस वाले रिपोर्ट में राइटर को बहुत ही स्पेसिफिक रहना पड़ता है, यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये राइटिंग की जाती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, एनालिसिस, रिकमेंडेशंस ये सब बिजनेस रिपोर्ट में दी जाती है। और उसके बाद कारोबारी रिपोर्ट्स, तवील और मुख्तसर रिपोर्ट्स, यानी लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट, ये हम देखेंगे। बिजनेस रिपोर्ट में किस तरह से लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी तवील और मुख्तसर रिपोर्ट का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये हम देखेंगे। जो कारोबारी रिपोर्ट है यानी बिजनेस रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, इसमें दो इकसाम हैं। सबसे पहला शॉर्ट रिपोर्ट और दूसरा लॉन्ग रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट जो है इसमें ये 1 से 9 पेजेस का होता है और लॉन्ग रिपोर्ट जो है ये 10 से ज़्यादा पेजेस का होता है। और शॉर्ट रिपोर्ट में ये है कि इसमें एक एस्पेक्ट रहता है, यानी एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। लेकिन जो लॉन्ग रिपोर्ट रहता है इसमें पूरा डिटेल के साथ बहुत सारे मुद्दों पे या बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है लॉन्ग रिपोर्ट्स में। और इनका जो जो राइटर का जो फोकस रहता है लॉन्ग रिपोर्ट्स में काफ़ी एक्सटेंसिव इसका फोकस रहता है। और उसके लिए बहुत ही प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी वक्त लगता है।
अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट लिखने के लिए किन-किन पॉइंट्स को हमें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो एक रिपोर्टर को जब एक या राइटर जो है जब वो रिपोर्ट लिखता है तो वो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करता है क्योंकि वो रिपोर्ट जो है उस एक्टिविटी के बारे में लिखता है, इवेंट के बारे में लिखता है जो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसीलिए इसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद ये है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में ये उस वहाँ पर इस्तेमाल होता है, यानी इसका जो टोन है वो काफ़ी फॉर्मल रहता है। बिजनेस रिपोर्ट का टोन जो है फॉर्मल रहता है क्योंकि ये अपवर्ड कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। और रिपोर्ट जो है इसमें बिजनेस रिपोर्ट में कंक्लूजन देना बहुत ही ज़रूरी है, सजेशन देना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद रिकमेंडेशन या सिंपल एडवाइस देना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं तवील रिपोर्ट जो है वो हम किसको कहते हैं। तवील रिपोर्ट में राइटर को बहुत ही कॉन्साइज़ रहना पड़ता है, दुरुस्त होना उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही दुरुस्त होनी चाहिए। गैर जानदार जो बातें हैं, जो नामुनासिब बातें हैं या अनबायस्ड बातें जो हैं या उनको लिखना नहीं है, उनका बहुत ख़्याल रखना है कि वो राइटिंग में शामिल ना हो। तो इन सब बातों का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है और जो भी कोई बात कह रहा है, राइटर कोई बात किसी ओपिनियन के बेसिस पे लिखना है, उन ओपिनियन के बेसिस पे अगर वो लिख रहा है, वो फैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको पूरा एविडेंस के साथ उनको लिखना है। जब भी या उसकी कोई ओपिनियन हो, तो पूरा एविडेंस के साथ उसको लिखना है। यानी शॉर्ट रिपोर्ट्स में एविडेंसेस के साथ ओपिनियन दी जाती है, इसका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। और उसकी जो यूजुअली जो लेंथ है इसकी शॉर्ट रिपोर्ट्स की, वो 5 से 10 तक जाती है, 5 से 9 पेजेज़ तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें राइटर जो है वो इलैबोरेटेड स्पीच का इस्तेमाल नहीं करता है। इसमें जो आउटलाइन है वो शॉर्ट रहता है और क्योंकि रिपोर्टिंग जो है वो शॉर्ट रहती है। और उसमें 3 सेक्शंस रहते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी वाला पार्ट जिसमें इन्वेस्टिगेशन लिखी जाती है और उसके बाद कंक्लूजन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन में मेन पर्पस लिखा जाता है कि रिपोर्ट का पर्पस क्या है, किस लिए लिखा जाता है, वो सब इसको एक्सप्लेन किया जाता है इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में। और उसके बाद जो बॉडी वाला हिस्सा है उसमें तफसीर के साथ लिखा जाता है। जो ऑलरेडी पर्पस ऊपर है उसको तफसीर के साथ बयां किया जाता है। इसमें हेडिंग्स भी आ सकती हैं, सब बहुत सारी सब हेडिंग्स भी आ सकती हैं और उनको प्रॉपर सीक्वेंस में इनको रखा जाता है। अगर मैं बॉडी वाले पोर्शन में बहुत सारी हेडिंग्स सब हेडिंग्स आ रही है तो उनको लेबलाइज करना है, इनको पूरे सीक्वेंस में इनको रखना है, उनको नंबरिंग देनी है, नंबरिंग दे के उसको ऑर्गेनाइज मैनर में इनको रखना है। तो राइटर को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और उसके बाद जो है कंक्लूजन दिया जाता है, उनको समराइज किया जाता है लास्ट में। जो भी रिपोर्टर ने जो भी इंट्रोडक्शन और बॉडी में जितना भी एक्सप्लेन किया है उसको समराइज करने की कोशिश करता है, उनको कंक्लूड करने की कोशिश करता है। लेकिन राइटर को क्या होना चाहिए इस शॉर्ट वाली रिपोर्ट में, राइटर को बहुत ही कॉन्साइज होना बहुत ही ज़रूरी है और उसकी राइटिंग में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। थॉट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। और इसमें ऑब्जेक्टिविटी का ख्याल रखना है, ऑब्जेक्टिव राइटर जितना भी ऑब्जेक्टिव हो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेन बातें जो हैं ये इन सब बातों का ख़्याल रखना है जब हम शॉर्ट रिपोर्ट्स लिखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक 5 कदमी फ़ॉर्मूलाज़ जो आपको रिपोर्ट तैयार करते वक़्त अपनाने चाहिए। वो हैं प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी और उसके बाद रिसर्च की जाती है यानी तहकीक, फिर ड्राफ्टिंग की जाती है, फिर एडिटिंग की जाती है, फिर आखिरकार इख्तिताम यानी कंक्लूडिंग या रिकमेंडिंग हिस्सा इसके बाद आता है। यानी इसमें 5 हिस्से हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा रिसर्च, तीसरा ड्राफ्टिंग, चौथा एडिटिंग और लास्ट वाला जो है वो कंक्लूडिंग वाला पार्ट है। और इसमें शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग जो है इसमें भी 3 हिस्से हैं। यानी इंट्रोडक्शन पार्ट,
बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, यानी टर्मिनल सेक्शन जो इसको हम कहते हैं। कंक्लूडिंग वाले पार्ट को टर्मिनल सेक्शन भी कहते हैं, समरी भी कहते हैं, रिकमेंडेशन भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन में जो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन में पूरे आइडियाज़ लिखे जाते हैं, पर्पस लिखा जाता है, किस लिए रिपोर्टिंग की जा रही है, किस लिए रिपोर्ट लिखा जा रहा है, उसका पर्पस लिखा जाता है, और उसके बाद जो स्कोप लिखा जाता है, बैकग्राउंड भी लिखा जाता है और लिमिटेशंस भी लिखे जाते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। और उसके बाद बॉडी वाले पार्ट में उन सब आइडियाज़ को, उन सब थॉट्स को ऑर्गेनाइज मैनर में इसको पेश किया जाता है, लॉजिकल मैनर में इसको पेश किया जाता है। उनको हेडिंग्स में, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में उनको रखा जाता है, जितना भी उसको हम तफसीर के साथ लिखते हैं बॉडी वाले पोर्शन को, जिसमें हम मैप्स भी शामिल करते हैं, चार्ट्स भी शामिल करते हैं, डायग्राम्स, ग्राफ्स, वो सब हम इसमें शामिल करते हैं। फिर हम लास्ट वाला सेक्शन जो है यानी टर्मिनल सेक्शन, टर्मिनल सेक्शन जो है ये कंक्लूडिंग वाला पार्ट रहता है। इसमें रिकमेंडेशन भी लिखी जाती है। सबसे पहले इसमें समराइज़ किया जाता है, जो बॉडी और इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है, उसको समराइज़ करके लास्ट में उसको कंक्लूडिंग वाले पार्ट में लिखा जाता है। और उसके अलावा इसमें रिकमेंडेशंस भी लिखी जाती हैं, या फोर्स ऑफ एक्शन जो है वो भी लिखा जाता है, या इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन, इसमें कंक्लूजन वाले पार्ट में नई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी जाती है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखना है। उसमें खाली वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करके लिखा जाता है, जो ऑलरेडी डिस्कस हुए होते हैं। जो यूजुअली जो है इसकी एग्ज़ाम्पल, शॉर्ट रिपोर्ट्स की जो एग्ज़ाम्पल है, वो है मेमो स्टाइल या लेटर स्टाइल जो है, वो शॉर्ट रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। उनको हम शॉर्ट रिपोर्ट्स में देखते हैं। इसके बाद लॉन्ग रिपोर्ट्स, लॉन्ग रिपोर्ट्स जो है यानी लंबी रिपोर्ट्स, इनमें भी बहुत हिस्से हैं, इनमें भी बहुत सारे अनासिर हैं, यानी एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कवर पेज, दूसरा टाइटल वाला पेज जिसको हम अनवान कहते हैं, अनवान सफ़ा, तीसरा है लेटर ऑफ ट्रांसमिटर, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल है, यानी तरसील का खत। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट लिखा जाता है, एग्जेक्टिव समरी लिखी जाती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी लिखा जाता है। उसके बाद 8वां जो है वो कंक्लूजन लिखा जाता है, अपेंडिक्स लिखा जाता है, ग्लॉसरी, बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स। तो ये जो है ये अनासिर हैं लंबी रिपोर्ट राइटिंग के। ये सब अनासिर देखने को मिलते हैं। कवर पेज यानी इसमें ये पहला वाला पेज रहता है। कवर पेज में टाइटल लिखा जाता है, रिपोर्ट का टाइटल क्या है, डेट लिखा जाता है, नंबर लिखा जाता है पहले वाले हिस्से में। और उसके बाद जो टाइटल पेज है यानी अनवान सफ़ा जो है, उसमें रिपोर्ट का जो टाइटल है वो लिखा जाता है, नाम लिखे जाते हैं, किसने ये रिपोर्ट लिखा है उसके बारे में लिखा जाता है, यानी उस पर्सन के बारे में, उस शख्स के बारे में लिखा जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखी जाती है जो इस रिपोर्ट को ऑथराइज कर रहा है, उसके बारे में लिखा जाता है। और डेट ऑफ सबमिशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है टाइटल वाले पेज में। और उसके बाद आते हैं हम तरसील का ख़त यानी लेटर ऑफ ट्रांसमिटर, जिसमें इंट्रोडक्शन लिखी जाती है, रिपोर्ट की इंट्रोडक्शन लिखी जाती है। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन में यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है इसको, यानी एक इन्फॉर्मल स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद लिखा जाता है कि स्कोप जो है रिपोर्ट का वो क्या है, मेथड कौन से इस्तेमाल हुए हैं, ड्रॉबैक्स क्या रहे हैं, लिमिटेशंस क्या रही है, वो सब लेटर ऑफ ट्रांसमिटल वाले हिस्से में लिखा जाता है। और उसके बाद एक्नॉलेज जिसमें हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, वो सब इस वाले हिस्से में आ जाता है। और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट जो है, इसमें रेफरेंस दी जाती हैं, पेज की रेफरेंस दी जाती हैं, यानी जितने भी पेजेस हैं, किस पेज पे कौन सा जो है सब हेडिंग जो है वो कौन सी है, किस पेज पे क्या है, वो सब टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा जाता है। एक किस्म का मैप की तरह होता है, जहाँ से हमें पता चलती है कि जो लॉन्ग रिपोर्ट्स है उसको किस तरह से
उसको हिस्सों में उसको तक़सीम किया गया है और किस हिस्से का क्या नाम है और कौन-सा हिस्सा किस पेज नंबर पे है, वो सब हम टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा जाता है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी जो है, इसमें पूरी समराइज़ करके इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, समराइज़ करके रिपोर्ट लिखा जाता है, जिसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। इसमें इंट्रोडक्शन होती है, फाइंडिंग्स होती हैं, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, वो सब इसमें शामिल हैं। और जैसे हमने इससे पहले देखा कि रिपोर्ट के 3 हिस्से हैं, यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इसी तरह से लॉन्ग रिपोर्ट में भी ये 3 हिस्से देखने को मिलते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, जिसमें हम मेन पर्पस लिखा जाता है, सब्जेक्ट और पर्पस लिखा जाता है, और स्कोप लिखा जाता है, लिमिटेशन, स्कोप वो या मेथड्स, डेटा कलेक्शन, उसमें वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखा जाता है। और बॉडी वाले हिस्से में इसको तफसीर के साथ इनको ऑर्गेनाइज मैनर में इनको एक्सप्लेन किया जाता है, ग्राफ्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाता है बॉडी में। और उसके बाद कंक्लूजन वाले हिस्से में इसको पूरा समराइज किया जाता है। समराइज करने के बाद रिकमेंडेशन, सजेशन जो भी होगा वो दिया जाता है। और फिर लास्ट में इसके बाद आता है, यानी 8वां वाला हिस्सा जो है वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में वो वाली इन्फॉर्मेशन रखी जाती है जो हम बॉडी में उसको शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड में होता है, तो उसको हम अपेंडिक्स में रखते हैं। या अगर कोई स्केल इस्तेमाल की है या क्वेश्चनायर इस्तेमाल किया, वो हम अपेंडिक्स में उस इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। यानी जहाँ पर रीडर को एक इनडायरेक्ट रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी रेफरेंस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपेंडिक्स में उसको देख सकते हैं। चाहे वो डायरेक्ट इस्तेमाल की है, इनडायरेक्ट इस्तेमाल की है, वो हम या रिपोर्ट राइटिंग में, लॉन्ग रिपोर्ट्स में जो भी इन्फॉर्मेशन जिस तरीके के स्केल्स, मेथड्स यूज़ किए हैं, वो हम उसको अपेंडिक्स में रखा जाता है। या जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, वो हम अपेंडिक्स में रखते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में वो टेक्निकल टर्म्स उनको एक्सप्लेन किया जाता है जो यानी उन टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाता है जो टेक्निकल टर्म्स हो। वहाँ पर उनको अल्फ़ाबेटिक मैनर में उनको अरेंज करके उनको एक्सप्लेन किया जाता है, जिस तरह से हम डिक्शनरीज़ में देखते हैं, किस तरह से अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में उनको रखा जाता है। इसी तरह से ग्लॉसरी में हम टेक्निकल टर्म्स भी डिक्शनरी की तरह ही हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो लॉन्ग रिपोर्ट में शामिल होती है। और उसके बाद बिब्लियोग्राफी में वो वाले सोर्सेज रहते हैं, वो वाली लिस्ट रहती हैं जो हमें सेकेंडरी सोर्स की तरह हमने इस्तेमाल की हुई होती है लॉन्ग रिपोर्ट में, तो उनको हम बिब्लियोग्राफी में रखते हैं। या जिन सोर्सेज को हमने पढ़ा है, जिन टेक्स्ट्स को हमने पढ़ा है, वो हम सब बिब्लियोग्राफी में उनको रखते हैं। लेकिन बिब्लियोग्राफी में जब हम रखते हैं, तब हमें ऑथर का नाम, पब्लिशर कौन है, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, वो सब लिखा जाता है। लेकिन ये सब डिपेंड है कि हम कौन सा स्टाइल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग में, चाहे हम एमएलए का इस्तेमाल कर रहे हैं, एपीए का इस्तेमाल, या बाकी जो स्टाइल्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी पे डिपेंड है कि किस तरह से बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है। और उसके बाद इंडेक्स में पूरी लिस्टिंग की जाती है, यानी जो भी रिपोर्ट राइटिंग में, लॉन्ग रिपोर्ट्स में जिन जगहों का के बारे में लिखा गया है, प्लेस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है, वो कितनी बार मेंशन हुआ है, वो हम इंडेक्स में उनको लिखते हैं और पेज नंबर के साथ उसको रेफर करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर भी हम अल्फ़ाबेटिक मैनर में उसको रखते हैं। अब हम आ जाते हैं ज़ुबान की निकात, यानी लैंग्वेज की टिप्स, जो हम रिपोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी किन लैंग्वेज की टिप्स क्या हैं। यानी सबसे पहले हम जो राइटर है उसको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी वो एम्बिगुअस टर्म्स का इस्तेमाल ना करे। वो चाहे यानी जितना भी पॉसिबल हो क्लियर टर्म्स का इस्तेमाल करे, एम्बिगुअस टर्म्स का इस्तेमाल ना करें, या उन वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, उन फ्रेज का इस्तेमाल ना करें जिनमें डबल मीनिंग हो,
तो वो सब अवॉइड करे, यानी उसको क्लियर रहना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद सिंपल एंड ब्रीफ, यानी जितना हो सके ब्रीफ में सेंटेंसेस लिखने हैं। सेंटेंसेस में इलाबरेट, यानी एक शॉर्ट सेंटेंसेस जो है, शॉर्ट सेंटेंसेस में रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। लॉन्ग सेंटेंसेस जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, या ओवरलोडेड सेंटेंस उनको अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद रिपिटेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, या रिपिटेटिव आइडियाज़, रिपिटेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब वर्ड्स रिपीट हो रहे होंगे तो एक सिनोनिम्स टर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो सिनोनिम टर्म्स हो गए उसके लिए, या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए उन वर्ड्स को जो एक जिससे एक रिलेटेड मीनिंग हो, तो वो उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी रिपीटिशन को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जार्गन्स का इस अवॉइड जार्गन को भी अवॉइड करना ज़रूरी है। यानी जार्गन्स यानी वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो एक सर्टेन मेंबर्स जो हैं खाली उनको पता है, यानी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को पता है, एक जनरल सेंस में इस्तेमाल नहीं होते, उनको हम जार्गन वर्ड्स कहते हैं। तो जार्गन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनको कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस्तेमाल हो रहे होंगे तो उनको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ उनको डिफाइन करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है। तो एक राइटर को इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर में पैसिव वॉइस में ग्रामर लिखा जाए, नहीं, इसका जो ग्रामर है वो पैसिव सेंस में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। जो रिपोर्ट राइटिंग है, यानी जब राइटर रिपोर्ट्स लिखता है तो रिपोर्ट्स के दौरान वो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करता है, एक्टिव वॉइस बहुत ही कम हो इस्तेमाल होता है। और इसमें टेक्निकल टर्म्स का जब भी इस्तेमाल कर रहा है तब उनको एक्सप्लेनेशन के साथ उसको इस्तेमाल करना है, या प्रॉपर रेफरेंस देनी है कि या जब जो हम नीचे फुट नोट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वहाँ पर टर्म्स को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है। और वर्ब्स की अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस में अ, उसको लिखा जाता है। और उसके बाद तहरीर, यानी राइटिंग जो है, हम किसी भी टॉपिक पे कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं जिस पे हम रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, यानी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आपकी किताब में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जो जिन एक्टिविटीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है, वो डेवलप हो जाएगी। जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है कि आपको एक आपको इमेजिन करना है कि जो डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर है, उन्होंने आपको कहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ के बारे में लिखना है, जितने भी मुलाज़िम हैं इस दफ़्तर में, उनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में लिखना है। तो जब आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे, तो आपको पूरी आपको इंटरव्यू लेना है, आपको उनके साथ बात करनी है, यानी जितने भी एम्प्लॉयी हैं वहाँ उस दफ़्तर में, उनके साथ बात करनी है, उनको पूछना है कि क्या-क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस इश्यूज़ हैं, या कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो काफ़ी रिपिटिटिव मैनर में देखने को मिलते हैं, या जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, उन सबको आपको देखना है, उसको उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करनी है। तो इसके अलावा भी आप बहुत सारे मुद्दों पर आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस यूनिट के खुलासे पर। तो इस यूनिट में हमने देखा कि रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से की जाती है, और रिपोर्ट राइटिंग में किस तरह से आउटलाइन बनाई जाती है, रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेन पार्ट्स क्या रहते हैं, रिपोर्ट राइटिंग के कितने इकसाम हैं, उन इकसाम में क्या फ़र्क है, और उनकी क्या खसूसियात हैं, और जो मुख्तलिफ जो इकसाम है रिपोर्ट राइटिंग के, उसको हमने देखा, शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग को हमने देखा, लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग को देखा, उनके स्ट्रक्चर को भी हमने एक्सप्लेन किया। अब हम आ जाते हैं यूनिट 14 पे, जिसका अनुमान है राइटिंग प्रपोजल्स। तो राइटिंग प्रपोजल्स में इसका साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले मकासद देखेंगे, फिर हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, फिर कारोबारी तजावीज़ यानी बिज़नेस प्रपोज़ल उसको हम देखेंगे,
फिर रीडिंग पे बात करेगी यानी पढ़ना, अल्फाज और दीगर निकात यानी वोकैबुलरी और बाकी जो टिप्स होती हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और ग्रामर भी देखेंगे, प्रपोजल्स का किस तरह से उसका ग्रामर क्या होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, और तहरीर पे भी हम बात करेंगे, और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के मकासद पर। इस यूनिट में हम देखेंगे कि प्रपोज़ल किसको कहते हैं, और प्रपोज़ल्स जो है प्रपोज़ल्स की राइटिंग किस तरह से की जाती है, और हम प्रपोज़ल्स क्यों लिखते हैं ये भी हम देखेंगे। इनकी क्या-क्या ख़ुसूसियात हैं यानी फ़ीचर्स जो हैं प्रपोज़ल राइटिंग के, वो भी हम इस यूनिट में उनको हम देखेंगे। और कौन-कौन से एलिमेंट्स या पार्ट्स जिनको हम कहते हैं प्रपोज़ल्स के, वो भी हम इस यूनिट में तफ़सील से देखेंगे। तो आ जाते हैं हम वार्म अप पे। ये एक्टिविटी है जहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से कौन-सा आपको लगता है प्रपोज़ल है, जो प्रपोज़ल है आपको उसको टिक देना है सबसे पहले। टू मैरी समवन, टू बिल्ड अ बिल्डिंग, टू डेवलप अ क्रिएटिंग कैटरिंग प्लान, टू राइट अ रिसर्च प्लान, to invest in a book, to examine the existing laws, to advertise a business, to discuss the rationale of the particular policy. यानी ये कुछ दे गए हैं, ये कुछ प्रपोजल्स देखने हैं कि इन स्टेटमेंट में से कौन से प्रपोजल्स हैं और कौन से नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से जो जितने भी स्टेटमेंट हैं यानी एश तक दे गए हैं स्टेटमेंट्स, अगर आपको लगता है ये सब प्रपोजल्स हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो ये सारे जो हैं ये प्रपोजल्स हैं। कुछ इनमें मैरिज प्रपोजल्स हैं, कुछ बुक प्रपोजल्स हैं, बिल्डिंग प्रपोजल्स हैं, कैटरिंग प्रपोजल्स हैं, लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म भी इसको हम कहते हैं। मार्केटिंग प्रपोजल भी है, पॉलिसी प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल है। ये सब हम देख सकते हैं इन स्टेटमेंट्स में। यानी ये सब जो है ये प्रपोजल्स हैं, और कुछ को हम प्लान्स भी कहते हैं, यानी मार्केटिंग प्लान। प्लान और प्रपोजल जो है ये हम सिनोनिमसली इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये यानी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है दोनों टर्म्स, चाहे प्रपोज़ल हो या प्लान हो, ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रपोज़ल जो है ये क्या है? प्रपोज़ल ये एक ख़्याल या तजवीज़ यानी एक रस्मी अंदाज़ में पेश किया जाता है। तो दूसरों को इस ख़्याल का तजवीज़ की जो फ्लेक्सिबिलिटी पर सोचने और फ़ैसला करने के लिए पेश किया जाता है। यानी वो आपका कलीग भी हो सकता है, वो प्रोफ़ेसर हो सकता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है जो उस पे फ़ैसला देता है। अब हम देखते हैं कारोबारी तजावीज़। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें कारोबारी तजावीज़ में कि तजावीज़ किसको कहते हैं, यानी प्रपोज़ल किसको कहते हैं। यानी प्रपोज़ल जो है ये एक तजवीज़ मुस्तक़बिल की कार्रवाई की नशाइद करती हुई है, या ये यानी फ्यूचर के बारे में एक डायरेक्शन क्रिएट करता है प्रपोज़ल, या ये उन एक्शंस को एक्सप्लेन करता है, उन आइडियाज़ को एक्सप्लेन करता है, जो एक एक्शन से पहले जो भी आइडियाज़ लिखे जाते हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, उन आइडियाज़ को एक्सप्लेन करता है, या एक इलैबोरेटेड राइटिंग रहती हैं जो किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले उस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है, उसको हम प्रपोज़ल कहते हैं। या जो विजुअलाइज़ किया हुआ होता है, जो अभी जिसको हमने अमल में नहीं लाया हुआ है, तो उस एक्टिविटी को जो विजुअलाइज़्ड होती है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको इलैबोरेट करता है, सीक्वेंस में, लॉजिकल मैनर में उसको पेश किया जाता है। प्रपोज़ल जो है ये इनसे हमें एक आइडिया मिलता है कि कोई एक्टिविटी उसको कैसे किया जाए, कि उस एक्टिविटी में कितनी कामयाबी हासिल हो सकती है, कि क्या वो एक्टिविटी जो अभी एक आइडिया ही है, क्या वो एक्चुअल सेंस में क्या वो कर सकते हैं, क्या वो एक्चुअल सेंस में इसको
उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब जो है वो प्रपोज़ल जो है वो एक्सप्लेन करता है। यानी प्रपोज़ल में लिखा जाता है कि किसी भी एक्टिविटी के बारे में उसको कैसे किया जाए, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके बारे में अभी खाली आइडिया है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से काम करेगा, वो किस तरह से उसको चलाया जाएगा, उसको हम प्रपोज़ल कहते हैं। इसको सीक्वेंस में लॉजिकल मैनर में उसको पेश किया जाता है, इसको रखा जाता है। तो उसको प्रपोज़ल को सबसे पहले इसको जाँचना बहुत ही ज़रूरी है। जाँचने के लिए हम अपने कलीग को देते हैं या सुपरवाइज़र को या किसी भी अथॉरिटी या ऑर्गनाइज़ेशन को उसको हम जाँचने के लिए देते हैं, जो पूरी तरह से इसको देखता है कि क्या इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्या इसमें कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, क्या ये सच में काम करेगा? तो पूरा प्रपोज़ल में उसको लिखा जाता है और प्रपोज़ल के बेसिस पे ही उसको देखा जाता है कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो उसको काम में ला सकते हैं कि नहीं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोज़ल, यानी प्रपोज़ल के कितने इक़साम हैं। तहरीरी तजावीज़ और ज़ुबानी तजावीज़ या ज़ुबानी पेशकश इसको लिखा जाता है। तो राइटिंग प्रपोज़ल जो है यानी तहरीरी तजावीज़ जो है, ये ये अक्सर इंस्टीट्यूशंस में की जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में या बिजनेस फर्म्स में इस तरीके की प्रपोजल्स लिखे जाते हैं, जो एक ब्लूप्रिंट की तरह सर्व करते हैं, यानी एक फ्यूचर डायरेक्शन दिखाता है। इस तरीके की तजावीज़, इस तरीके के प्रपोजल्स, और उसके बाद ऑरल यानी ज़ुबानी पेशकश, ज़ुबानी तजवीज़ जो है वो हम पर्टिकुलर ऑडियंस के स्पेसिफिक ऑडियंस के सामने उनको रखा जाता है, उनको ऑरली एक्सप्लेन किया जाता है। उनको हम ज़ुबानी पेशकश कहते हैं, ज़ुबानी तजवीज़ कहते हैं। तो शॉर्ट लेटर्स जो हैं या लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, यानी वो प्रपोज़ल जो है वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, प्रपोज़ल्स लॉन्ग प्रपोज़ल्स भी होते हैं, और ये डिपेंड है कि किस जगह और किस कंटेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम कंटेंट और ऑडियंस के बेसिस पे देखा जाता है कि कौन सा प्रपोज़ल इस्तेमाल किया जाता है, चाहे या वो शॉर्ट प्रपोज़ल हो या लॉन्ग प्रपोज़ल हो, तो ऑडियंस के बेसिस पे या कंटेंट के बेसिस पे देखा जाता है। अब हम देखते हैं, क्या आप समझ गए कि कारोबारी तजावीज़ यानी तजवीज़ क्या है? इससे पहले भी हमने बिज़नेस रिपोर्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब हम देखेंगे कि बिज़नेस प्रपोज़ल्स जो हैं वो भी हमने एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर पूरा तफ़सील से हम देखेंगे कि कारोबारी प्रपोज़ल्स जो हैं, तजवीज़ जो है, वो क्या है? यानी ये कोई भी एक्टिविटी होती है या प्रोजेक्ट को करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले एक उसको एक आउटलाइनिंग लिखी जाती है। उस आउटलाइनिंग को हम कहते हैं बिज़नेस प्रपोज़ल। ये ऑर्गेनाइज़ेशन में लिखते हैं, बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन में, बिज़नेस फर्म में इनको लिखा जाता है, जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है, वो किस तरह से काम में आ जाएगा और उसको किस तरह से उसको सक्सेसफुली उसको किस तरह से लॉन्च किया जाएगा, उसको हम बिज़नेस प्रपोज़ल्स कहते हैं। अब बिज़नेस प्रपोज़ल्स के जो टाइप्स हैं यानी उसके इकसाम जो है, वो सॉलिसिटेड बिज़नेस प्रपोज़ल और अनसॉलिसिटेड बिज़नेस प्रपोज़ल, यानी तलब करदा कारोबारी तजावीज़ और गैर मतलूब कारोबारी तजावीज़। तो सबसे पहले ये जो सॉलिसिटेड तलब करदा जो है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर कॉरपोरेशन या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जो है, वो किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को, कॉरपोरेशन या बॉडी गवर्नमेंट बॉडी जो है, वो किसी भी कंपनी को ये प्रोजेक्ट देती है और उसके बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है, देखते हैं कि कौन-सा इंडिविजुअल कितना बेस्ट कर सकता है इस प्रोजेक्ट में। उसको हम सॉलिसिटेटेड बिज़नेस प्रपोज़ल कहते हैं, जहाँ पर ऑर्गेनाइज़ेशन या कंपनी या गवर्नमेंट बॉडी जो है, वो खुद कोई प्रोजेक्ट जो है आगे रखती हैं, खुद ही चाहती हैं कि अ, इस अ, इस टॉपिक पे काम होना चाहिए।
और उसके बाद अनसॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल्स में कोई भी गवर्नमेंट बॉडी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन खुद टॉपिक नहीं देती है या खुद नहीं कहती है कि इस सब्जेक्ट पे प्रपोजल बनना चाहिए, इस सब्जेक्ट पे एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, बल्कि इंडिविजुअल या कोई भी स्मॉल बिजनेस फर्म जो है वो लार्ज बिजनेस फर्म के साथ खुद ही कांटेक्ट करती हैं और कहती हैं कि हम इस तरीके के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हम इस तरीके का काम करना चाहते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करती हैं, उनके साथ ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद अ, कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको करते हैं, तो उसको हम अनसॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क ये है, सॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल में कस्टमर खुद कहता है कि प्रपोज़ल लिखा जाए या इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, और सॉलिसिटेड प्रपोज़ल में कस्टमर खुद नहीं कहता है, बल्कि जो इंडिविजुअल है वो खुद फर्म के पास जाता है, वो खुद ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है और कहता है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं। जब भी उनको प्रपोज़ल जब वो एक्सेप्ट करते हैं तभी प्रोजेक्ट जो है वो वर्क में उनको लाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब कारोबारी तजावीज़ का जो ढाँचा है, वो क्या है? सबसे पहले देखा जाए कि दोनों प्रपोज़ल्स में यानी बिज़नेस प्रपोज़ल्स में लेंथ का ख़्याल बहुत ही रखना बहुत ज़रूरी है। यानी वो शॉर्ट भी हो सकती है, वो लॉन्ग भी हो सकती है, यानी उनकी जो अ, लंबाई जो है बिज़नेस प्रपोज़ल्स की वो डिपेंड है। कंटेंट के बेसिस पे वो डिपेंड है, वो टॉपिक पे भी डिपेंड है कि किस तरह से किया जाएगा। तो ये सब ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो लेंथ जो है यानी बिज़नेस प्रपोज़ल की लेंथ जो है वो डिटरमाइन होती है कंटेंट के बेसिस पे, वो डिटरमाइन करती है ऑडियंस के बेसिस पे, बिज़नेस फर्म के बेसिस पे उनको देखा जाता है। और लॉन्ग यानी तफ़सीली बिज़नेस रिपोर्ट में उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें उनकी जो डिफ़रेंस है यानी शॉर्ट और लॉन्ग में ये डिफ़रेंस है। शॉर्ट में सिंगल ऑथर रहता है और लॉन्ग में बहुत एक से ज़्यादा ऑथर्स रहते हैं लिखने वाले, उस प्रपोज़ल को लिखने वाले एक से ज़्यादा होते हैं। और उसकी जो कम्युनिकेशन है यानी इसमें सिंगल जो शॉर्ट वाला होता है, इस शॉर्ट वाले प्रपोज़ल में किसी और बंदे की कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर इंडिविजुअल खुद ही डिसाइड करता है कि क्या-क्या इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो कौन-कौन से एलिमेंट शामिल होने चाहिए। लेकिन जब लॉन्ग प्रपोज़ल की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर उसको क्योंकि कोलैबोरेशन में ये काम होता है, वहाँ पर उसको बाकियों के साथ उनको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत होती है, बाकियों के साथ उनको डिसाइड करने की ज़रूरत होती है कि कौन-कौन से चेंजेस लाए जाएँ, किन-किन एलिमेंट्स को इनमें रखा जाए। तो बाकियों को भी बाकी ऑथर्स को भी उनके साथ कोलैबोरेट करना बहुत ही ज़रूरी है।